चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2022 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि आदर्श प्रश्न पत्र होगा आपका। विज्ञान का होगा, यानी कि साइंस का होगा, कक्षा 10वीं का होगा। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन्स में ही, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी मीडियम वाले भी दे सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर आपका दोनों ही वर्जन्स में रखा गया है। तो टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो मैक्सिमम मार्क्स में आपको बताते चलूँ तो 75 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर रखा गया है। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, खासकर ये एमपी बोर्ड वालों के लिए यानी कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एमपी बोर्ड से ही लिया गया है यह क्वेश्चन पेपर। और बाकी तो ये सभी एनसीईआरटी से है, इसलिए सभी लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है निर्देश, यानी कि निर्देश आपके सामने है। निर्देश पढ़ना जरूरी है। जब आप निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला निर्देश है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और क्वेश्चन आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्व करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है कि प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। यानी कि पहले तो आपको सावधानी पूर्वक यानी कि आपको निर्देश पढ़ना है, फिर उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। थर्ड वाला है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत सही विकल्प का चयन, रिक्त स्थानों की पूर्ति, जोड़ी मिलान एवं एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा। और चौथे में प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 18 में आपको आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। और 5वें में कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 8 तक प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक मिलेगा। शब्द सीमा जिसमें कि 30 शब्द होना चाहिए। फिलहाल कि आप यहाँ पर पढ़ते रहिए, फिलहाल कि मैं शुरू कर रहा हूँ आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला खंड जो आपका आ रहा है तो वो आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि सभी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो पहला क्वेश्चन ये आपका 5 अंक का होगा, यानी कि अगर आपने 5 या 1 क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 5 अंक मिलेगा। तो क्वेश्चन 1 में आपके 5 क्वेश्चन रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त लेंस होता है। तो ऑप्शन ए अवतल लेंस होता है, या फिर आपका उत्तल लेंस होता है, या फिर अवतल लेंस होता है, या फिर सामान्य लेंस होता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट का तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसलिए उसके निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन सेकंड की, तो क्वेश्चन सेकंड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक वॉट होता है, या फिर वोल्ट होता है, या फिर एम्पियर होता है, या फिर ओम होता है। तो आप सभी को पता होगा प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो ओम होता है, और वोल्ट आपका विभवांतर और विभव का होता है, वाट आपका शक्ति का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है। इन तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी काफ़ी बार आ चुका है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन ए सोना है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम है, ऑप्शन नंबर सी सोडियम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि एल्यूमिनियम है। तो आपको पता होगा कि मिट्टी के तेल में जो रखी जाने वाली धातु है तो वह कौन सी है, तो वह है सोडियम। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ भी काफी महत्वपूर्ण है। हर साल फंसता है सारी पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि यानी ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में बनता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज बनता है, ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी पायरुविक अम्ल बनता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी एल्कोहल बनता है। तो आपको पता होगा ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में जो बनता है वह पायरुविक अम्ल बनता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि इस पौधे का उपयोग खांसी और स्त्री रोग के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन ए कत्था है, ऑप्शन बी बहेड़ा है, ऑप्शन नंबर सी अश्वगंधा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी अडूसा है। तो आपको पता होगा यानी कि वह पौधा है अश्वगंधा का, जिसका उपयोग खांसी और स्त्री रोग के उपयोग में किया जाता है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप इंग्लिश के क्वेश्चंस देख सकते हो। फिलहाल के चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। ये आपका एमपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी लोग भी देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना है। ये क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जोवियन समूह का प्रथम प्लेनेट है, यानी कि जो प्लानेट है सबसे बड़ा प्लानेट यहाँ पर कह रहा है। तो सबसे
सबसे बड़ा आपको बताना होगा तो वह आपका क्या है, तो यानी कि बृहस्पतिवार है, यानी कि बृहस्पति है, इसलिए आपका यहाँ पर बृहस्पति आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस के रिसाव का पता यानी चलने के लिए तीव्र गंध वाली गैस मिश्रित की जाती है, यानी कि कौन सी गैस है जिसमें कि एलपीजी जो गैस होती है उसमें ऐसी कौन सी गैस गंध वाली मिलाई जाती है जिससे कि एलपीजी गैस में यानी कि गैस की मात्रा यानी कि उसकी गंध आती है। तो आपको पता होगा वह कौन सी गैस है, तो एथिल मार्केप्टेन, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एथिल मार्केप्टेन, वो गैस का नाम है एथिल मार्केप्टेन, जिसके कारण एलपीजी गैस में क्या आती है, तो गंध आती है। तो मार्केप्टेन यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर देखते हैं और आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं या फिर कुचालक होती हैं। तो आपको पता होगा धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, सदैव कुचालक होती हैं, क्योंकि उनमें कभी करंट नहीं बहाया जा सकता, इसलिए आपका कुचालक आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भोजन का अवशोषण में होता है, यानी कि भोजन का जो अवशोषण होता है वह कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टिन, यानी कि छोटी आंत यहाँ पर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र क्या होता है, तो CFC होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझते सकते हैं फिलहाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा और समझना होगा। क्वेश्चन 5 काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 3 ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि सही जोड़ी बनाइए, यानी कि मैच द फॉलोइंग, आपको सही मिलान करना होगा। तो खंड आ और खंड बा आपके सामने दोनों उपस्थित हो चुके हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दर्शाने वाला कौन सा यंत्र है, तो आपको पता होगा यानी कि वह जनित्र है, जिससे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दर्शाने वाला जो यंत्र है तो वह जनित्र है। और वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। और CH3COOH यानी कि क्या होता है, तो एथेनोइक एसिड होता है, यानी कि एथेनोइक अम्ल होता है, इसलिए सेकंड बारी पर चला जाएगा। जाइलम क्या होता है, तो जाइलम पौधों में पानी का परिवहन करता है, यानी कि परिवर्तन यानी लाता है। तो जाइलम क्या होता है, पौधों में यानी कि जड़ से सूखता है और पौधों के प्रत्येक भाग में पानी को पहुंचाता है। तो जाइलम का ये कार्य होता है। कीटों को आकर्षित करने वाला, यहाँ पर क्या कह रहा है, कीटों को आकर्षित करने वाला जो कौन यानी कि वाला हार्मोन क्या है, तो वह क्या है, तो फेरोमेन है, इसलिए आपका विकल्प पहले पर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन यानी कि थर्ड वाला, इसे इंग्लिश मीडियम वाली विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 4 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर दूंगा। तो क्वेश्चन 4 के पहले सभी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ। अभी एक वाक्य में आपको उत्तर देना है कि सोना चांदी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने का क्या कारण है। तो वह मैं आपको बता रहा हूँ कि सोना चांदी यानी कि बहुत कम क्रियाशील, यानी कि बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए ये कम यानी कि कम क्रियाशील धातुएं हैं, इसलिए यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसे लिखने का तरीका मैं अभी आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किस विधि द्वारा होता है, तो किस विधि द्वारा होता है, तो पेनिसिस किसके द्वारा होता है, आपको इसका जवाब देना है। फिलहाल कि मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि सीरम किसे कहते हैं, और यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्यावर्ती क्रिया किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है, तो मेरु रज्जु द्वारा होती है। नेक्स्ट है कि किस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो आपको ये पांचों क्वेश्चन के जवाब मैं अभी दे रहा हूँ, डायरेक्टली आप उससे मैच कर लीजिए, वो सभी आपके राइट आंसर हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं आंसर की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सभी आंसर ये आ चुके हैं कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना था। और यहाँ पर कह रहा है कि सोना और चांदी एक कम क्रियाशील यानी कि कम क्रियाशील धातु होने के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा यानी कि सोना और चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील यानी क्रियाशील धातु होने के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपका आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में यानी कि क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो अमीबा में पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इसलिए आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रक्त के थक्का बना यानी कि वाले स्थान पर एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसे सीरम कहते हैं। तो आपको पता होगा मैंने क्वेश्चन में क्या दिया था कि सीरम यानी सीरम क्या होता है, यानी सीरम कहते किसे हैं। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, यानी कि रक्त के थक्का वाले स्थान पर यानी कि जहां पर रक्त में थक्का जमे यानी कि थक्का वाले स्थान पर एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो आप
आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी प्रत्यावर्ती क्रिया मेरी रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पर्यावरण यानी कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इस तरीके से आपका आंसर हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 4, यानी क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा कि उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको लिखना होंगे। अथवा में दिया जा रहा है कि उन 3 प्राथमिक रंगों के नाम लिखिए जिनके उचित अनुपात में मिलाने से श्वेत प्राप्त यानी श्वेत रंग प्राप्त प्रकाश प्राप्त होता है। तो आपको वो सभी बताना है। क्वेश्चन 5 का आंसर मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन 5 का आंसर आ चुका है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा था, पहले वाले में कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और सड़क या चौराहे पर लगी बत्तियों में यानी परावर्तक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन था कि वह कौन कौन से रंग हैं जिसमें कि श्वेत यानी श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। तो आपको बताना होगा कि लाल, हरा, नीला रंग प्राथमिक रंग कहलाती हैं, जिन्हें उचित अनुपात में मिलाने से श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पीला प्लस नीला इज इक्वल टू आपका श्वेत यानी कि व्हाइट हो जाएगा। और मोर पंखी जो कलर होता है और प्लस उसमें लाल जोड़ दिया जाए तो वह श्वेत रंग प्राप्त होता है इससे भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 6 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है कि वोल्टीय सेल का नामांकित चित्र बनाना है आपको, यानी वोल्टीय सेल का नामांकित चित्र क्या है, आपको उसका चित्र बनाना होगा। ये क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अथवा दिया जा रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी आपको लिखना होगा। तो क्वेश्चन 6 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और वोल्टीय सेल का नामांकित चित्र आपके सामने आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वोल्टीय सेल का आपके सामने चित्र आ चुका है, मैंने ये बना दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर वोल्टीय सेल का नामांकित चित्र आपके सामने है, यानी कि यहाँ पर बल्ब लगाया गया है और विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये दर्शाया गया है। और यहाँ पर प्लेट यानी कि ये भी दर्शाई जा रही है। और यहाँ पर क्या है, जस्ते की प्लेट, ये भी आपके सामने दर्शाई जा रही है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि वोल्टीय सेल का नामांकित चित्र क्या है और कैसे बनता है, मैंने ये आपको दिखा दिया है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर समझना होगा कि यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यानी कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि दाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा एवं अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों तो अंगूठा चालक के गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और माध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि कौन सी उंगली क्या दर्शाती है कि हाथ की तर्जनी, माध्यमा एवं अंगूठे को किस प्रकार रखना है, इस प्रकार फैलाना है कि तीनों परस्पर लंबवत हो। तो अंगूठा जो होगा वो चालक की गति की दिशा यानी कि चालक की जो गति की दिशा होगी तो उसकी दिशा दर्शाएगा। और तर्जनी जो उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि बी की दिशा दर्शाएगा, यानी कि वेबर। और जो यानी कि माध्यमा उंगली होगी वह प्रेरित विद्युत धारा की दिशा यानी कि किसकी, आई की दिशा दर्शाएगा। तो अंगूठा जो होगा वह एफ यानी कि बल की दिशा दर्शाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 7 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू।